उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक प्राचीन नदी की खोज की गई है। यह नदी प्रयागराज से कानपुर तक के मध्य करीब 200 किलोमीटर तक बहती थी, लेकिन वर्तमान समय में यह विलुप्त हो चुकी है। हालिया यहां पर वैज्ञानिक शोधों के माध्यम से तकनीकी का प्रयोग करते हुए इसकी खोज की गई है और इसके बारे में काफी सारी जानकारी मिली है। कहा यह भी जा रहा है कि जो हम बात करते हैं प्रयागराज में लगने वाले संगम या महाकुंभ मेले में, जहां 3 नदियों की बात की जाती है, गंगा, यमुना और सरस्वती की, जो सरस्वती हमें यहाँ पे दिखाई नहीं देती हैं, क्या ये वही नदी है? इसके बारे में जो वैज्ञानिक तकनीकी के प्रयोग करते हुए नदी के बारे में जो जानकारी मिली है, उसको आज हम यहाँ पर साझा करेंगे। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर एक मैप दिखाते हैं। इस मैप के माध्यम से जो खोज हुई है नदी की, वो किस एरिया में बहती है, और गंगा यमुना के दोआब एरिया में इस नदी यानी कि दोनों के बीच में यहाँ पर यह नदी बहा करती थी। कब से कब तक की अवधि है आप देखें, ठीक है, ये है गंगा रिवर है, ठीक है, जो गंगा नदी यहां पर आपको इस तरफ से आपको बहती हुई दिखाई दे रही है यूपी में। ये आप देखें, ये उसका मैप है जो कि यहाँ पे प्रयागराज है, आपका सिटी है। दूसरी यहां पर आप देखें तो इधर से आपको यमुना है जो बहती हुई आती हैं और यहाँ के प्रयागराज में आपको गंगा से मिल जाती हैं। तीसरी जो नदी यहां पर है जो डिस्कवर्ड की गई है, ये है एशियंट रिवर, ठीक है। इसकी धाराएं जो हैं आपको अलग अलग मार्गों से होते हुए यूपी में यहां पर कनेक्ट होती हैं गंगा यमुना के दोआब एरिया में, और ये 3 नदियों का एक संगम एरिया आपको डेवलप करती हैं। इसकी खोज लेकिन की कैसे की, कैसे पता लगाया गया, और इसके बारे में नदी के यहाँ पे कब से कब तक बहा करती थी, एरिया इसका क्या था, उसके बारे में आप सभी को बताते हैं। तो ये नदी जो खोजी गई है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक प्राचीन नदी है। इसकी खोज किस मिशन के तहत की गई है, तो प्रयागराज में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी कि नमामि गंगे के अंतर्गत संचालित एक प्रमुख जलभृत मानचित्रण परियोजना के तहत प्रयागराज और कानपुर के मध्य एक विस्तृत गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में प्राचीन नदी जो लुप्त हो चुकी है उसकी खोज की गई है। तो ये एक परियोजना के तहत इस पर काम किया जा रहा है गंगा यमुना के क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, और उसी के तहत इस नदी की खोज की गई है। नदी के बारे में चलिए आपको बताते हैं। ये जो नदी रही है जो विलुप्त हो चुकी है, पैलियो चैनल मैपिंग से पता चला है कि यह नदी लगभग 200 किलोमीटर लंबी हुआ करती थी, 404 किलोमीटर चौड़ी होती थी, और इसकी जो गहराई हुआ करती थी वो 15 से 25 मीटर तक गहरी नदी हुआ करती थी। नदी के प्राचीन मार्ग का पता लगाने के लिए जो तकनीकी यहां पर आपको देखा जाए तो भूमिगत जलाशयों के मानचित्रण करने के लिए उपग्रह चित्रों का प्रयोग किया गया, साथ ही जो भूस्थानिक आंकड़े हैं उनका प्रयोग करके यह पता लगाया गया कि यहां एक नदी हुआ करती थी। प्राचीन नदी की बात करें तो करीब 3500 से 4000 मिलियन क्यूबिक मीटर तक जल भंडारण की क्षमता थी। तो आप समझ सकते हैं इस नदी को ऐसी नहीं कि कोई छोटी मोटी नदी थी। पानी की भंडारण क्षमता, गहराई, चौड़ाई और लंबाई के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे अच्छे खासे क्षेत्र को कवर करती थी और काफी सारा यहाँ पे जल संग्रहण करती थी। इसके बाद अगर हम देखें, देखिए जो पैलियो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो बात की गई है पैलियो चैनल मैपिंग, ये आप ये इमेज अगर आप देखेंगे इस माध्यम से क्या होता है कि भूमिगत स्तर पे जो नमी रहती है, पानी रहता है या उसके अवशेष जो रहते हैं उसका यहाँ पे पता लगाया जाता है। अब अलग अलग एरिया को ब्लू कलर को आप देखें तो पानी का जो स्रोत हुआ करता था उसके बारे में आपको ऊपर के मानचित्रण के माध्यम से तकनीकी का प्रयोग करके पता लगाया जा सकता है, और इसी तकनीकी का प्रयोग करके इस नदी के यहां पर बारे में जानकारी कलेक्ट की गई है। इसके अतिरिक्त प्राचीन जो विलुप्त नदी रही है उसके बारे में ध्यान रखिएगा कि स्मार्ट जल प्रबंधन प्रणाली, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन आधारित निगरानी, इन तकनीकी का प्रयोग भी यहां पर किया गया है। साथ ही जलभृत मानचित्रण जो परियोजना है, इस परियोजना के तहत गंगा के सतत कायाकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जैसा हमने देखा है कि जैसे कि बारिश के मौसम में गंगा में, यमुना में पानी बहुत ज्यादा आ जाता है, लेकिन बरसात के समय में पानी कम हो जाता है। तो किस तरीके से, और उसके अलावा जो प्रदूषण की समस्या है, तो नमामि गंगे मिशन जैसे योजनाओं के माध्यम से गंगा का शुद्धिकरण, पानी की अविरल धारा को बनाए रखने के लिए यहां पर इस तरीके की प्रक्रियाएं चल रही हैं। कार्यान्वयन की बात करें तो यहां पर इस परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य भूजल एवं सिंचाई विभाग के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसके साथ प्राचीन जलभृत पुनर्भरण स्थल की अगर हम बात करें, अब तक करीब 150, करीब 150 से अधिक ऐसे MAR यानी कि प्रबंधित जलभृत पुनर्भरण स्थलों की पहचान की गई है, जहां भूजल स्तर को बढ़ाने और नदी के आधार प्रवाह को एक तरीके से बनाए रखने के हेतु पुनर्भरण संरचनाएं स्थापित की जाएंगी, ताकि नदियों का पानी जो होती है
लंबे समय तक यहां पर उनकी धारा बनाए रखें और वहां पे उस क्षेत्र के जो भूमिगत जल भी रहता है उसको भी बनाए रखने में यहां पर मदद मिले। इसके लिए अलग अलग चरणों में काम किया जा रहा है। परियोजना जो है प्रथम चरण में 20 से 25 एमआर स्थलों को विकसित करेगी। उसके बाद इस पुनर्भरण संरचना में मानक जो आकार बनाए जाएंगे इन पुनर्भरण संरचनाओं के, वो करीब आकार 5x5x3 मीटर रखा गया है। 5 मीटर गहराई लंबाई चौड़ाई, 3 मीटर गहराई, जिसके माध्यम से भूजल स्तर में सुधार और नदी सतत जल प्रवाह बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्रौद्योगिकी की बात करें तो इसमें यहां पे अन्य संस्थाएं भी इसमें शामिल हैं, जैसे कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR और NGRI के द्वारा स्वचालित जल स्तर संकेतक स्थापित किए जा रहे हैं, जो वास्तविक समय में वैज्ञानिक निगरानी करने में सक्षम होंगे और पुनर्भरण प्रयासों को इनके माध्यम से सफलता मिलेगी। तो राज्य सरकार हो, वैज्ञानिक तकनीकें और संस्थान यहां पर मिलकर के इस तरह की संरचनाओं के माध्यम से जल संरक्षण और ऐसे यहां पर क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं जो नदियों को भी यहां पर आपको उनकी धारा को बनाए रखने का काम करेंगे। भूजल स्तर को विकसित किया जाएगा। प्राचीन जो ऐसी पुनर्भरण संरचनाएं हैं उनको वापस से पुनर्जीवित किया जाएगा। ऐसा होने से फायदा क्या है? देखिए, इस तरह की परियोजना जब आप डेवलप करते हैं तो सबसे जरूरी पहलू आप ध्यान रखिएगा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण कई तरीके की प्राकृतिक समस्याएं शुरू हो रही हैं, जिसमें आपको सूखा और बाढ़ दोनों तरीके की स्थितियां होती हैं। ऐसी स्थिति में जल की कमी भी सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि गंगा, यमुना या जो भी बड़ी बड़ी नदियां हैं उनका पानी जो होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। चाहे वो साउथ की हम बात करें या भारत के नॉर्थ में, ऐसा हम गर्मियों के सीजन में देखते हैं। पहल की जो की गई इसके माध्यम से नदियों को भावी पीढ़ी के लिए यहां पे संरक्षित किया जा सकेगा। साथ ही भूमिगत जलाशय प्रवासियों प्रणाली और उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके हम दीर्घकालिक एक समाधान को खोजने में भी सक्षम हो पाएंगे। तो इस तरीके से यूपी में जो ये खोज की गई है वो एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक तो जल संरक्षण के तहत और प्राचीन नदियों की यहां पर एक तरीके से खोज हुई है। कहां खोजा गया है, किस क्षेत्र में खोजा गया है, तो ये यहां पर जानकारी को ध्यान रखेगा। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष में खोजी गई है, लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें, नदियों के इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो एक महत्वपूर्ण खोज के तौर पर भी इसे कहा जा सकता है।